देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद हो चलेंगे। सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री ऑफिस की काली गाथा का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, जहां पर मोदी और योगी के चहेते अधिकारी के काले कारनामे ब्याज सहित खोलकर रख दिए गए हैं। बताएंगे कैसे जंगल बुक के खुलासे के साथ ही किस लेवल का राजनीतिक धमाका हुआ है दोस्तों, और कैसे करोड़ों के घोटाले नाक के नीचे किए जा रहे थे और कौन कौन सा बड़ा कांड हुआ है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे दूसरे किस्त में क्या कुछ निकला है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कब कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों के अंदर 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा की शुरुआत करने जा रही है दोस्तों। कौन से मुद्दे को लेकर यह पदयात्रा की जा रही है, इसी के साथ में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को घेरकर मारे जाने के मामले को लेकर गलत रिपोर्ट देने पर कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और एक बड़ा आदेश जारी किया है। बताएंगे डिटेल में किस तरीके से कोर्ट को भ्रम में भटकाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार फिर से फटकार लगा दी है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रहे काले कारनामे के खिलाफ देश के अंदर जोर शोर से आवाज उठाई जानी चाहिए, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में जांच की आंच कई बड़े लोगों तक पहुंचने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तकरीबन 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के सर्वा और कर्ता धर्ता जो नरेंद्र मोदी के दायां हाथ माने जाते थे हिरेन जोशी, उन्हें लेकर कई तरीके के मीडिया रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का बम फूटा था दोस्तों। इसके बाद हिरेन जोशी को धीरे से साइडलाइन कर दिया गया और नाम बदल कर मामले पर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पवन खेड़ा अगले दिन फिर से आए दोस्तों। बीते दिन उन्होंने दूसरी किस्त जारी कर दी और घोटालों के मुखिया कौन, प्रधानमंत्री क्यों है मौन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 12 बजे इंदिरा भवन में बुलाई गई। इसके बाद प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन नवीन सहगल और प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी के कारनामों की परत दर परत कांड खोलना शुरू कर दिया गया। साथ ही पत्रकार बसंत कुमार ने कमाल किया, यानी दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री के इन्वेस्टिगेटर पत्रकार बसंत कुमार ने एक के बाद एक दस्तावेज को जुटाकर प्रधानमंत्री कार्यालय से चलने वाले कांड का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हिरेन जोशी और हिरेन जोशी को साइडलाइन करते वक्त एक और व्यक्ति को पोस्ट से हटाया गया था, वो थे प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल। और इस बार नवनीत सहगल के कार्य कारनामे खोले गए दोस्तों। 4 मार्च 2025 को लखनऊ की एक सड़क पर टोयोटा कार से 41 लाख रुपए पकड़े जाते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी आईईडी के निदेशक देवपाल सिंह शामिल थे और आईईडी के चेयरमैन नवनीत सहगल का भी नाम था। इसी मामले में घर में छापेमारी की गई तो 4 करोड़ कैश बरामद हुआ। इनकम टैक्स ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि सरकारी योजना में से पैसा काटकर यानी भ्रष्टाचार करके ये सारा कैश जमा किया गया था। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर कई योजनाओं में 112 करोड़ रुपए के नकदी घोटाले किए गए थे। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ रुपए की लूट की गई थी और सबसे बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को गया था। टूल किट और ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर यह रिश्वत ली गई थी। ये लोग नकदी के माध्यम से अलग अलग जगह पर वसूली करते थे। इसके बाद और भी बड़े खुलासे होते हैं दोस्तों, लेकिन इतना सब कुछ हो जाता है। करोड़ों रुपए का घोटाले से नवनीत सहगल का नाम जुड़ता है। इसके बावजूद नवनीत सहगल को केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया। सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी जानते थे कि घोटाला हुआ है तब भी चेयरमैन बनाया गया, ये तो काफी गंभीर मामला है। और इस पूरे छापेमारी को लेकर 254 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की गई और ये लोकायुक्त के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया, लेकिन लोकायुक्त ने कहा कि उसके पास तो ये रिपोर्ट आया ही नहीं। इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि इनकम टैक्स के द्वारा 254 पन्ने की भ्रष्टाचार की रिपोर्ट तैयार की गई, आखिर रिपोर्ट को किसने गायब कर दिया और उसके तत्काल बाद प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया गया सहगल को। पवन खेड़ा बोले, कहा इससे साबित होता है कि नवनीत सहगल डबल इंजन सरकार के महत्वपूर्ण पिस्टन है, जो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह महत्वपूर्ण है, यानी दोनों सरकारों के लिए जरूरत है। और जो तीसरी फाइल खुलेगी दोस्तों उसे लेकर भी ट्रेलर दिखा दिया गया है। पवन खेड़ा कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से चलने वाले ऐप में कितनी किसकी हिस्सेदारी है, इस ऐप में किसके परिवार के लोग शामिल है, बॉलीवुड और देश विदेश के कितने उद्योगपति इसमें शामिल है, इसका खुलासा जल्द होगा। इन तमाम सवालों की कड़ी कॉमन है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें नवनीत सहगल एक था, यानी जिसका खुलासा आज किया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा इस पूरे कांड का हिस्सा है। इन तमाम सवालों की कई कड़ियां हैं और इसके बाद पवन खेड़ा कहते हैं कि जब इस मामले की सच्चाई सबके सामने आएगी तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस
देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय यानी प्रधानमंत्री कार्यालय संदिग्ध लोगों के कब्जे में कैसे आ सकता है। ये लोग विदेश में हवाला करते हुए हवालात चले गए और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के नजदीक है और जल्द ही इनका खुलासा करेंगे। यानी तीसरी फाइल तैयार हो रही है, उसके लिए पहले से ही ट्रेलर दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि कौन कौन इस पूरे मामले में अब फंसने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कुछ पत्रकार अगर अपने काम करने पर आ जाए तो इस तरीके से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते हैं, जिससे भाजपा सरकार भी बुरी तरीके से हिल जाती है और प्रसार भारती के चीफ से तत्काल अचानक से इस्तीफा ले लिया गया। इससे पता चलता है कि बीजेपी वाले इस मामले को लेकर चुप्पी साधकर जरूर बैठे हैं, लेकिन उनके मन में धुकधुकी चल रही है कि आखिर कौन सा नया बम फूटेगा। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई है। 27 तारीख को आज बैठक में तय किया जाएगा कि अरावली बचाने के लिए पार्टी कौन से बड़े मोर्चे संभालेगी दोस्तों। और पार्टी के युवा मोर्चा ने तो एक कदम आगे लेने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरावली सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया। 1000 किलोमीटर 7 जनवरी से शुरू किया जाएगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में यह यात्रा 1000 किलोमीटर पूरा करेगी। अरावली को बचाना हमारी साझी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को हर कीमत पर निभाएंगे। अरावली को बचाएंगे और भविष्य को बचाएंगे का नारा दिया जा रहा है। पार्टी के इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोर्चा संभालते हुए डिटेल में बताया है कि किस तरीके से उनकी यात्रा गुजरेगी और कौन कौन सी उनकी बड़ी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को प्रपोजल भेजा था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ को अरावली रेंज से हटा दिया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती थी जो माइनिंग की निगरानी रखती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे भंग कर दिया और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस प्रपोजल को भेजा गया। खबरों के मुताबिक अभी तक 50 नई माइनिंग की परमिशन मिल चुकी है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उस माइनिंग के एक्सटेंशन पर रोक लगा दिया था जो माइनिंग अरावली के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन बीजेपी की राजस्थान सरकार ने कहा कि अगर जो एक्सटेंशन चाहिए तो फीस भरिए और 2010 में बंद हुई माइनिंग को खोल दिया गया। कुल मिलाकर लगातार खनन अरावली क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। अरावली को तहस नहस किया जा रहा है, जिस कारण अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभालने का ऐलान किया है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा अदालत में दिए गए आंकड़े को लेकर संदेह जताया है। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 से राज्य के अंदर सिर्फ 11 मॉब लिंचिंग के मामले हुए हैं, ऐसा दावा किया है। कोर्ट ने कहा कि यह आंकड़ा पहली नजर में तो गलत नजर आता है। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने बताया कि उच्च न्यायालय ने स्वयं अक्टूबर में इसी तरीके के 2 अलग अलग मामलों को पहले ही देखा है और निपटाया है। यानी कोर्ट ने केवल 1 महीने के अंदर ही हाईकोर्ट ने 2 ऐसे मामले पर सुनवाई कर ली है। तो फिर जो 2018 से 25 तक में दावा किया जा रहा है कि मात्र 11 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए हैं, ये तो संदेहास्पद है। यानी ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की है कोर्ट को। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये आंकड़ा जो दिया गया है ये साफ तौर पर कोर्ट के साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते हैं, भीड़ द्वारा हत्या के मामले सामने आते हैं कि केंद्र सरकार को बीएनएस लाकर उसमें भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं को लेकर अलग से प्रावधान लेकर आना पड़ा। जब देश में इतनी बड़ी समस्या भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा और हत्या का मामला सामने आने लगा दोस्तों, तो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में मात्र 11 भीड़ द्वारा हत्या का दावा कर रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। कोर्ट ने एक और आदेश जारी करते हुए कहा कि पहली नजर में तो यह आंकड़ा गलत है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पीड़ित मुआवजा योजना 2014 और भीड़ हिंसा से जुड़ा अगस्त 2018 का सरकारी आदेश लगातार 4 हफ्तों तक हर दिन अखबार के पहले पन्ने पर प्रमुख रूप से प्रकाशित करिए। और ये आदेश उस मामले में आया है जब हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। अक्टूबर में अदालत ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी 1955 के अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने में लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा बढ़ती जा रही है। अदालत ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस के प्रमुख डीजीपी को निर्देश दिया कि वो अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करे और बताए कि अधिनियम के नियम लागू न होने के बावजूद इस तरीके की एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है। अब डीजीपी से जवाब मांगा गया है दोस्तों। ऐसे में कोर्ट को अगर थोड़ा और भनक लगेगा कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है और कोर्ट के पास अगर ठोस सबूत होंगे और कोई ना कोई वकील लेकर पहुंचेगा ही पहुंचेगा कि भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं की संख्या और ज्यादा है, तो इसके बाद कोर्ट डीजीपी को भी कोर्ट में घसीट सकता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बन सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर कोर्ट को गुमराह करने से जुड़ा हुआ मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, यानी खासकर ब्राह्मण समाज के विधायकों के द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 52 के आसपास विधायक और एमएलसी इकट्ठा हो गए थे, जिस कारण उत्तर प्रदेश की सियासत में कई तरीके की चर्चाएं तेज हो गई। ब्राह्मण समुदाय के विधायकों के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी दोस्तों, उस बैठक में प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नए नए प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी ने नसीहत देते हुए कह दिया कि इस तरीके की हरकतें नहीं की जानी चाहिए। अगर दोबारा ऐसी कोई मीटिंग की जाती है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। उनके द्वारा अपने पार्टी के विधायकों को ब्राह्मण
समुदाय के विधायकों को हड़काए जाने के मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इशारों में दावा किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। यानी दोस्तों, इससे पहले ठाकुर समाज के विधायकों के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी और कुटुंब बैठक चल रही थी। उसमें कई सारे विधायक 40-45 विधायक इकट्ठा हुए थे। तब तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, धमकी नहीं दी गई। लेकिन जब ब्राह्मण समाज के विधायक इकट्ठा हुए हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो बकौल अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी जारी की गई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जाति को लेकर सवाल उठते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उन्नाव केस के मामले को लेकर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत का मामला अब केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि सड़क पर उतरकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है दोस्तों, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस बीच जमानत के विरोध में जनता का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। हाईकोर्ट के बाहर महिलाओं का जोरदार तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रवार को कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के मामले पर महिलाएं सड़क पर उतर गई। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने जोरदार तरीके का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने वी वांट जस्टिस और फांसी दो के नारे लगाए। कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग लगातार तेज हो गई है दोस्तों। इससे पहले भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा इसको नहीं दी और उसके बाद इतने दिन बीते तो फिर जमानत देकर चुपके से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर पकड़ लिया गया और अब वापस से इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। सीबीआई कोर्ट पहुंच चुका है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा किया गया दोस्तों, जिसे लेकर अब उनकी जमकर आलोचना हो रही है। एक खंबे के ऊपर एक लाइट लगा दी थी उनकी सरकार ने और इसके लिए क्रेडिट लेते हुए उन्होंने एक छोटा सा बैनर छपवा दिया दोस्तों और पोल के ऊपर टांग दिया और लिखा कि यह लाइट पोल सहित रेखा गुप्ता के फंड द्वारा लगाई गई है। यानी रेखा गुप्ता के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है उसके कारण ये पोल और लाइट लगाया गया है। सोचिए दोस्तों कि पोल और लाइट लगाने का क्रेडिट भी लेने के लिए इनको बैनर पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि एमसीडी से लेकर हर जगह इनकी सरकार है। दिल्ली में अगर कोई भी काम होगा तो वो सीधे तौर पर माना जाएगा कि बीजेपी का ही काम है, क्योंकि अभी हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन भी नहीं, 4 इंजन की सरकार चल रही है। एक और एलजीबी बीजेपी के सपोर्ट में है। एमसीडी, दिल्ली विधानसभा और केंद्र की सरकार भी बीजेपी की है, तो 4 इंजन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद दोस्तों इनको बैनर लगाने पड़ रहे हैं, वो भी छोटे छोटे पोल लगाने के बाद। इस पर तंज कसते हुए प्रज्ञा मिश्रा कहती है कि दिल्ली वाले इस एहसान को कैसे उतार पाएंगे। यानी ये तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया रेखा गुप्ता ने। सही बात है दोस्तों, इतना बड़ा पोल लगा दिया जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। कल्पना से परे इस तरीके का विकास कर दिया शायद रेखा गुप्ता ने, इसीलिए इनको बैनर लगाना पड़ गया। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि एनडीए में जहां पर एक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सुर बदलते नजर आ रहे हैं और वो राज्यसभा की सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग अलग खेमों में टूट गई है दोस्तों, बल्कि 2 खेमे बन गए हैं। एक परिवार का, दूसरा अन्य लोगों का, जिसमें 3 विधायक है। तीनों ने जाकर बीजेपी से मुलाकात की है, भाजपा के नेताओं से मिलकर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही खरमास खत्म होता है और चैत्र का महीना शुरू होगा, वैसे ही अब विधायकों के तोड़फोड़ को लेकर अंतिम रिजल्ट सामने आ जाएगा दोस्तों। अभी तो लगातार गोटियां बिछाई जा रही है, यानी अभी समीकरण सेट किए जा रहे हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक तो निकलने वाले हैं। ये लगभग तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके भी आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बुलाई गई बैठक को बॉयकॉट करके भी आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अब पटना में भी नहीं है और वो उपेंद्र कुशवाहा से फोन पर बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, यानी फोन पर बातचीत होना बंद हो गया और जाकर खुद मिल भी नहीं सकते उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि अपने अलग अलग क्षेत्रों में चले गए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि 3 विधायक तो उपेंद्र कुशवाहा के गए। अब नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड वाले क्या करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी जितना ज्यादा बिहार में मजबूत होगी विधायकों की संख्या के आधार पर, उतना ज्यादा जनता दल यूनाइटेड की धड़कनें बढ़ेगी कि कहीं बीजेपी अकेले सरकार बनाकर खुद का मुख्यमंत्री ना बना ले, जो भाजपा जरूर ट्राई करेगी। इसीलिए बीजेपी ने नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका बीएमसी के अंदर आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अबू आजमी के निर्देश अनुसार शुक्रवार को उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक सूची घोषित कर दी गई है, यानी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। मुंबई महानगर पालिका के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 20 से मोहम्मद अजरुद्दीन सिद्दीकी को लड़वाया जा रहा है। 64 नंबर वार्ड से शीला अखिलेश यादव को चुनाव लड़वाया जा रहा है। 90 वार्ड से सना अब्बास कुरैशी चुनाव लड़ेंगे। 96 नंबर वार्ड से सुमैया शेखर शबीर चुनाव लड़ेंगे। 134 से शायरा सफाद खान आजमी चुनाव लड़ेंगे। 135 से साइनाज शमीर शेख चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ही
अलग अलग सीटों को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। टोटल 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं और अन्य जो सीटें हैं उसे लेकर भी जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनावी मैदान में उतरी हुई है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे चलते रहते हैं। दोस्तों ऐसे ही सोशल मीडिया पर अयोध्या वाले नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 40 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता शिवपाल यादव के संपर्क में हैं। अभी 3 दिन पहले सुनने में आया था कि ब्राह्मण समाज के विधायकों ने अपनी गुप्त बैठक की थी। गुप्त बैठक के बाद पंकज पटेल ने ब्राह्मण विधायकों को आज सख्त निर्देश दिया है, जिसके चलते सभी लोग बीजेपी से नाराजगी जता रहे हैं और चाचा शिवपाल के संपर्क में है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो दावे चल रहे हैं इनका कोई अभी आधार तो है नहीं, लेकिन इन दावों के चर्चाएं इसलिए भी तेज है क्योंकि ब्राह्मण विधायकों की ओर से भाजपा का एक तरीके से पहली बार बहिष्कार करने की कोशिश की गई है और भाजपा के द्वारा जो ऊपर से आदेश दिया जाता है कि मोदी जी ने जो बोल दिया, योगी जी ने जो बोल दिया, उसके आधार पर काम करना है, एक तरीके से उसको चुनौती दी गई है, तानाशाही को चुनौती दी गई है और खुद अपने प्रतिनिधित्व के मांग को लेकर एकजुटता दिखाकर, शक्ति प्रदर्शन दिखाकर ये प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हर समुदाय के लोग बैठक और महापंचायत कर सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद है दोस्तों, वो कहती है कि हर समुदाय के लोग महापंचायत और बैठक करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग क्या बैठक नहीं कर सकते? ये बात बीजेपी के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को इस बात की चेतावनी दी है कि वो इकट्ठा होकर ऐसी बैठकें ना करें, महापंचायत ना करें। ये घमंड कहां से आता है भाजपा वालों को? इस विश्वास से ब्राह्मण समुदाय पर चाहे कितने भी ताने, अपमानजनक शब्द और आदेश थोप दिए जाए, फिर भी वो बीजेपी को ही वोट देंगे। उम्मीद ये है कि बीजेपी की इस सच्चाई को समझेंगे और ब्राह्मण समाज के लोग जागेंगे। दरअसल दोस्तों ब्राह्मण समाज के बारे में बोला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट बीजेपी को ही देते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हल्के में लेती है और इन विधायकों की एकजुटता को भी बीजेपी इसलिए हल्के में ले रही है क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मण समाज के लोग वोट तो उन्हीं को देंगे, भाजपा को ही देंगे। इसीलिए विधायकों की एकजुटता भी बीजेपी पर कोई असर नहीं डाल रही है और भाजपा उल्टा हड़का और दे रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों ब्राह्मण समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या अपने विधायकों को वो मजबूत करना चाहते हैं। अगर हाँ तो फिर अपने विधायकों के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा और किसी एक पार्टी की गुलामी अगर लगातार करते रहेंगे तो वो पार्टी एकदम हल्के में ले लेती है। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बार बार ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी आबादी है ब्राह्मण समाज की, लेकिन इसके बावजूद अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को फ्री फंड में वोट मिल जाता है ब्राह्मण समाज का, इसीलिए हल्के में ले लेते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जबरदस्त बेचैनी है। इस बेचैनी को और हवा तब मिली है जब केंद्रीय मंत्री और बोगांव से सांसद शांतनु ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने उनकी अपनी मतुआ बिरादरी को ही असहज कर दिया है। 1 लाख मतुआ बनाम 50 लाख मुस्लिम वाली टिप्पणी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि बंगाल की सियासी समीकरण को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। उत्तर 24 परगना जिले के अंदर ठाकुर नगर स्थित ठाकुरबाड़ी में एक मदद केंद्र में 75 वर्षीय मोतीलाल हल्दर आते हैं और अपनी फाइल दिखाकर कहते हैं कि मैं 1997 में बांग्लादेश से भारत आया था, 2002 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, जिस कारण एसआईआर में अब भी मेरा नाम नहीं आया। हल्दर अकेले नहीं है, ऐसे ठाकुर नगर में कई लोग हैं दोस्तों जो मतुआ समुदाय के हैं और बांग्लादेश से भारत आए थे, उनका नाम एसआईआर की लिस्ट में नहीं है। शांतनु ठाकुर का बयान और ज्यादा विवाद इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि अगर 50 लाख पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मुस्लिम और रोहिंग्या को बाहर करने की वजह से उनकी बिरादरी मतुआ के 1 लाख लोगों को अस्थायी तौर पर वोटिंग अधिकार से वंचित करना पड़ेगा, तो कौन सा विकल्प देश के लिए ज्यादा फायदेमंद है? इसे एक लाइन के कारण मतुआ समुदाय के भीतर गहरी नाराजगी है, यानी मतुआ समुदाय के लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर करने का जश्न मना रहे हैं बीजेपी के नेता और अपने ही मतुआ समुदाय जिन्होंने इनको बनाया है वोट देकर, आज उन्हीं मतुआ समुदाय को लेकर कह रहे हैं कि अगर नाम कट जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के कई सारे नेता एकदम अहंकार में डूब जाते हैं, उनमें से ये भी एक नेता है, इनके बारे में भी 2 टिप्पणी हो जाए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा तो और ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को लेकर जो अपडेट आने लगी है उसके अनुसार यूपी में 46 लाख लोगों की मौत हुई है, 1 करोड़ 26 लाख दूसरी जगह चले गए हैं और 23 लाख 70 हजार डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं, 83 लाख 73 हजार अनुपस्थित हैं और 9 लाख 57 हजार जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा किया है। एसआईआर उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम काटने को लेकर तैयारी चल रही है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। दुनिया में गिने चुने ही देश है जहां पर 2 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। सोचिए 2 करोड़ से ज्यादा, लगभग 3 करोड़ के आसपास लोगों के नाम इस लिस्ट से काटे जाएंगे, तो ये अपने आप में एक भयावह स्थिति है। पत्रकार रणविजय सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह जानकारी दी है दोस्तों और 31 तारीख को सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नाम काटने का दर है ये इतना ज्यादा अगर होगा तो इससे त्राहिमाम की स्थिति हो सकती है और ज्यादा विरोध की लहर देखने को मिलेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
भारतीय जनता पार्टी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश के अंदर पंकज चौधरी, उन्हें लेकर बीजेपी के कई सारे सोशल मीडिया के जो समर्थक है दोस्तों वो निशाना साध रहे हैं। पंकज चौधरी ने कई तरीके के जाति आधारित कार्यक्रम किए, जिसमें कुर्मी क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से शिष्टाचार भेंट को लेकर उन्होंने जो तस्वीर शेयर की थी उसका जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि पंकज जी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है जब आप खुद कुर्मी क्षत्रिय महासभा में शामिल होते हैं और एक समुदाय विशेष की बैठक करते हैं, किसी भी एक जाति समूह की बैठक करते हैं, तो आपको दूसरे जाति समूह के विधायकों की बैठक से भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आपका दोहरा मापदंड है जहां पर खुद आप जाति महासभा में शामिल होते हैं और दूसरी और बीजेपी के विधायकों को, ब्राह्मण विधायकों को बोला जाता है कि आप लोग बैठ के नहीं कर सकते। तो ये तो दोहरा चरित्र है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को डर सता रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग उनसे छिटक ना जाए, कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय के लोगों से वादा किया है कि वो 2012 के समीकरण को बनाए और ब्राह्मण समाज के लोगों को उचित सम्मान मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी आप कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी मानते हैं कि जो कई सारे बड़े खुलासे एक के बाद एक चल रहे हैं उस पर बीजेपी सरकार के लोगों को अपने मुंह में दही जमाने की जगह हकीकत आकर बोलना चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक से क्या निकल कर आएगा दोस्तों, क्या लगता है आपको, लिखकर जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।